वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट है और ये जितनी भी क्लासेस चल रही है जनरल साइंस की वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में सूक्ष्म जीव कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ये बायोलॉजी का कंसेप्ट है और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सूक्ष्म जीव कहा जाता है और सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो नंगी आंख से दिखाई नहीं देते, जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोप कहा जाता है। माइक्रोस्कोप कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी को। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है, तो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस होता है। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। दोबारा बता देता हूं, सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ऐसे जीव जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और अंग्रेजी में होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 5 कैटेगरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी कैटेगरी है? 5 कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन सी है? जीवाणु। और उसके बाद में विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और फफूंदी। 5 प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। पहली कौन सी है? जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहली कैटेगरी का पहले जो पार्ट का नाम है उसका नाम है जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? विषाणु। विषाणु, जिसको अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वायरस। थर्ड है कवक या फफूंदी। कवक या फफूंदी अंग्रेजी में होगा फंगी। अंग्रेजी में क्या कहलाएगा? फंगी। और उसके बाद में नंबर 4 पे है प्रोटोजोआ। नंबर 4 पे क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहा जाता है अंग्रेजी में, प्रोटोजोआ। और नंबर 5 पर क्या है? शैवाल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एल्गी। अंग्रेजी में एल्गी। और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ। रिमाइंड कर देता हूं एक बार कंसेप्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जीव होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं और सूक्ष्मदर्शी में अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और इसके अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्लास है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है। इसमें जीवाणु है, पहला जो भाग कौन सा है? जीवाणु। उसके बाद में विषाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं वायरस, जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। और उसके बाद में कवक या फफूंदी को फंगी कहा जाता है। और उसके बाद में प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है और शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहा जाता है। अब मैं कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जीवाणु और विषाणु, प्रोटोजोआ, इनके बारे में डिटेल निकालते हैं। तो जीवाणु होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहा जाता है। तो जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, वो फायदा भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। फायदा कैसे पहुंचाते हैं? जो बॉडी में हेल्प करते हैं एक प्रकार से। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी को फायदा करते हैं और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनके कारण क्या होती है? बीमारियां फैलती है। जिनके कारण क्या फैलती है? बीमारियां फैलती है। तो जीवाणु के अंदर जिनसे जो फायदा पहुंचाते हैं वो कौन सा जीवाणु है? पहले जीवाणु की बात करते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपको पता है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु। मिल्क इज कन्वर्ट इनटू कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध को दही में बदलता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मानव शरीर में होता है और जो बॉडी को एक प्रकार से फायदा पहुंचाता है, मानव शरीर को फायदा पहुंचाता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो एक प्रकार से हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, फायदेमंद है। अब बात करते हैं दूसरा जीवाणु है राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। क्या काम करता है राइजोबियम जीवाणु? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। इसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम जीवाणु एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है और यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। लैक्टोबैसिलस हो गया, दूसरा कौन सा है? राइजोबियम जीवाणु। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये 2 प्रकार के जो जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? फायदा पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग। जनरली मैंने आपको बता दिया लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम जीवाणु हैं वो तो क्या करते हैं? फायदा पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु से जो होने वाले रोग है उसमें जो पहला रोग कौन सा है? तपेदिक, टीबी रोग। जीवाणु से जो पहला रोग कौन सा फैलता है? टीबी रोग फैलता है, जिसको अंग्रेजी में ट्यूबरबैसिलस के नाम से जाना जाता है। ट्यूबरबैसिलस टीबी का नाम होता है और टीबी क्या काम करता है? मानव शरीर के फेफड़े को संक्रमित कर देता है। मानव शरीर का जो ह्यूमन बॉडी का जो फेफड़ा होता है, फेफड़े को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है। फेफड़े को संक्रमित कर देता है। टीबी के अंदर क्या होता है? सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, श्वसन तंत्र को प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बॉडी का, उसमें कफ ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है और ये जो फेफड़े के अंदर जो कफ ज्यादा बनेगा जिसके कारण फेफड़ा है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, काम कम कर पाएगा और वो एक तपेदिक रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तपेदिक, जिसको बोलते हैं टीबी। और इसका एक और नाम भी है क्षय रोग।
क्या कहा जाता है, क्षय रोग। और इस रोग यह रोग बहुत ही खतरनाक रोग है एक प्रकार से, और ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को क्या करता है, खराब कर देता है, फेफड़े को प्रभावित करेगा। वैसे जनरली आप याद रख सकते हो। पहला हैजा रोग। अब बात करेंगे हैजा, अंग्रेजी में बोलेंगे कोलेरा। हैजा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कोलेरा कहा जाता है। पहला रोग मैंने आपको बता दिया टीबी होता है, बैक्टीरिया से फैलने वाला पहला रोग है, जीवाणु से होने वाला पहला रोग है टीबी, जिसको अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस और इसका एक और दो नाम है तपेदिक रोग, क्षय रोग कहा जाता है। दूसरा रोग कौन सा है, हैजा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेरा। यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, हैजा रोग, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है हैजा रोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेरा। क्लियर होगी बातें, आंत को प्रभावित करेगा। और आंत कौन सी, छोटी आंत को ज्यादा प्रभावित करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत और बड़ी आंत दो आंत होती है बॉडी के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है, भोजन को डाइजेस्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन को पचाती है, भोजन को पचाने का काम करती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है छोटी आंत। और जो बड़ी आंत है वो क्या काम करती है, पानी का पाचन करती है। पानी का पाचन कौन करती है, बड़ी आंत पानी को डाइजेस्ट करती है। दो प्रकार की आंत होती है, दोनों को लगभग खराब कर देता है, लेकिन ज्यादातर जो इफेक्ट है वो छोटी आंत पे डालता है। तो हैजा है वो मानव शरीर के आंत को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ये आपका हैजा वाला कंसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं तीसरा जो रोग है वो कौन सा रोग है, टाइफाइड रोग। बैक्टीरिया से फैलने वाला तीसरा रोग कौन सा है, जीवाणु। ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूं, केवल और केवल हम जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ और शैवाल, ये भी आगे आएंगे। एक बार हम जीवाणु से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो बात करेंगे टाइफाइड की, जिसको हिंदी में कहा जाता है मियादी बुखार। टाइफाइड अंग्रेजी का नाम है और जिसको हिंदी में कहा जाता है मियादी बुखार। क्लियर होगी। टाइफाइड क्या काम करता है, टाइफाइड एक प्रकार का फीवर होता है, लंबे टाइम तक रहता है बॉडी के अंदर। और यह भी क्या काम करता है, मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। यह भी मानव शरीर के किसको प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन्स को। यह दोनों आंत को खराब कर देता है बॉडी की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों होती है, उनको दोनों को खराब कर देता है टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग को हिंदी में कहा जाता है मियादी बुखार। क्लियर होगी बातें। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 21 दिन होता है मैक्सिमम, 21 दिन से ज्यादा भी रह सकता है। और ये शरीर को पूरी तरह से खराब कर देता है, मानव शरीर की जो आंत होती है उसको पूरे तरीके से खराब कर देता है टाइफाइड के अंदर। टाइफाइड के अंदर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये कई प्रकार के इसके सिम्टम होते हैं, इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। तो पहला रोग एक बार रिमाइंड कर देता हूं, पहला रोग कौन सा है, जीवाणु से होने वाला रोग है। पहला रोग है कौन सा, तपेदिक रोग। दूसरा कौन सा है, हैजा, जिसको बोलते हैं कोलेरा। और तीसरा रोग कौन सा है, टाइफाइड रोग, जिसको कहा जाता है मियादी बुखार। यह जीवाणु से होने वाले लगभग रोग हो गए। अब मैं आपको बताता हूं हैजा और जो टीबी है उसके जीवाणु का पता किसने लगाया था। हैजा और जो टीबी है वो जो जीवाणु, जिस जीवाणु से फैलते हैं, उस जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी के जीवाणु का पता लगाया था। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी के जीवाणु का पता लगाया था, याद रखना। और जो हैजा और टीबी का जो टीका है, वैक्सीन है, वो भी किसने बनाया था, रॉबर्ट कोच ने बनाया था। हैजा और टीबी का जो रोग है उनका जो वैक्सीन है, उसका जो टीका है, वो किसने बनाया था, रॉबर्ट कोच ने बनाया था। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं विषाणु से होने वाले रोग के बारे में। तो आपको हैजा और टाइफाइड और तीसरा रोग कौन सा बताया था, तपेदिक। ये तीन रोग मैंने आपको जनरली बता दिए। और भी रोग होते हैं लेकिन जनरली आपको मुख्यतः तीन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं विषाणु से होने वाला रोग। तो विषाणु से होने वाला पहला रोग कौन सा है, डेंगू बुखार। कौन सा होगा, विषाणु से होने वाला रोग है डेंगू बुखार। डेंगू फीवर आपने सुना होगा, ये वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। और डेंगू एक प्रकार का खतरनाक रोग है। डेंगू और मलेरिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डेंगू भी मच्छर से फैलता है और मलेरिया भी क्या है, मच्छर से फैलता है। तो डेंगू किससे फैलता है, मादा एडिस मच्छर से फैलता है। याद रखना, डेंगू है वो मादा एडिस मच्छर के कारण फैलता है। और जो मलेरिया बुखार है वो किससे फैलता है, वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मादा एडिस मच्छर को फीमेल एडिस मॉस्किटोज, फीमेल एडिस मॉस्किटोज कहा जाता है अंग्रेजी में। और मादा एनाफिलीज मच्छर को फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज कहा जाता है। क्लियर होगी बातें। तो मादा एडिस मच्छर है, उससे तो फैलता है डेंगू बुखार, जिसको एक प्रकार से खतरनाक रोग कहा जाता है। पूरी हड्डी में क्रैम्प आ जाता है, पूरे जो बॉडी के अंदर पेन होने लग जाता है डेंगू बुखार के अंदर। अब बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया रोग अभी मैंने आपको बताया, मलेरिया है वो भी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एडिस मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। डेंगू बुखार के अंदर जो मादा एडिस मच्छर होता है वो साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। लेकिन जो मलेरिया बुखार का जो मच्छर है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, वो गंदे पानी में पनपता है और रात में काटता है। ये उसकी विशेषता है, मच्छर के काटने की प्रॉपर्टी है।
अब बात करते हैं जो मलेरिया, मैंने आपको बताया मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से, ये हम प्रोटोजोआ के कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे मलेरिया रोग के बारे में। अब वापिस आ जाते हैं डेंगू बुखार के कंसेप्ट पे। तो डेंगू बुखार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है? डेंगू बुखार मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोध क्षमता को पूरी तरीके से क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से क्या कर देता है? रोगों से लड़ने की शक्ति है वो खत्म कर देता है। और डेंगू बुखार है वो सामान्यतः डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड के चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है चैनल पर, ब्लड का कंसेप्ट देख सकते हो। व्हाइट ब्लड सेल एक प्रकार की कोशिका होती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है कोशिका, और वो क्या काम करती है? उसको शरीर का सैनिक कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल को, और ये रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाती है, और ये डब्ल्यूबीसी का काम है। तो इसमें क्या होता है? डेंगू बुखार डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स पे इफेक्ट करता है, और आपने सुना भी होगा डेंगू बुखार के अंदर प्लेटलेट्स घट जाते हैं। ये आपको डेंगू बुखार का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए ट्रीटमेंट है वो नेचुरल ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा इसका कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और जितनी भी ज्यादा आज तक बीमारियां फैल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से जितनी भी बीमारियां फैल रही है, उनका जो परमानेंटली ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। एलोपैथी और इनके अंदर जो होम्योपैथी है, इनके अंदर किसी प्रकार का वास्तविक ट्रीटमेंट नहीं है। तो किसी भी रोग का ट्रीटमेंट लेने के लिए आयुर्वेद ही उस चीज को पूरी तरीके से क्या करता है? ठीक करता है। तो ये तो हो गया डेंगू बुखार, वायरस से होने वाला रोग। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आएगा इसका, अगर इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ।